नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को पहले टेस्ट मैच में बुरी मात दे दी है। भारत इस मैच में एक पारी और 32 रनों से हरा दिया गया है। पहले टेस्ट मैच में मिली हार के बाद अब यहां से टीम इंडिया टेस्ट सीरीज तो नहीं जीत पाएगी। दूसरे मैच में अगर भारत को जीत भी मिल जाती है तो सीरीज ड्रॉ हो जाएगी, यानी रोहित शर्मा का साउथ अफ्रीका की धरती पर टेस्ट सीरीज जीतने का सपना अब सपना ही रह जाएगा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अंबाती रायडू गुरुवार को आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी में शामिल हो गए। उन्हें मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की उपस्थिति में पार्टी में शामिल किया गया। रेड्डी ने रायडू के गले में पार्टी का स्कार्फ डालकर उन्हें गले लगाकर स्वागत किया। अयोध्या में बने नए एयरपोर्ट का सरकार नामकरण करने जा रही है। इसे महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम के नाम से जाना जाएगा। पीएम मोदी 30 दिसंबर को इसे देश को समर्पित करने जा रहे हैं। वैसे इस एयरपोर्ट का पहले नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट था, लेकिन अब इसे बदलने पर विचार किया जा रहा है। सियासी रूप से एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के ऊपर रखना बड़ा कदम माना जा रहा है। जदयू में चल रही उठापटक शुक्रवार शाम तक शांत होने की संभावना जताई जा रही है। पार्टी के सीनियर नेता केसी त्यागी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कल 11:30 बजे पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, 3:30 बजे राष्ट्रीय परिषद की होगी। इनमें जो प्रस्ताव आएंगे उस पर चर्चा होगी और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उन्होंने कहा कि जो प्रस्ताव पास होंगे उनके बारे में 6 बजे के आसपास मीडिया को अवगत करवा दिया जाएगा। जेडीयू की 2 दिवसीय बैठक को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। चर्चा है कि बैठक में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। वहीं पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे की भी खबरें चर्चा में हैं। दिल्ली में होने वाली जदयू की बैठक से पहले खुद ललन सिंह मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे और बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि मीडिया मजबूर है, जो नैरेटिव बीजेपी सेट करती है मीडिया के मैनेजर उसे फॉलो करते हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन जदयू एक है और एक रहेगी। ललन सिंह ने थोड़ी तल्खी के साथ कहा, अगर मुझे इस्तीफा देना है तो मैं मीडिया कर्मियों को बुलाऊंगा और आपसे परामर्श करूंगा कि त्यागपत्र में क्या लिखना है, ताकि आप बीजेपी दफ्तर जा सकें और मसौदा प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि आप कहानी गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जदयू एक है और एकजुट रहेगी। पहलवानों से मिलने के बाद राहुल गांधी ने वीडियो ट्वीट कर लिखा है कि अब होगा न्याय का दंगल। भारत की होनहार बेटियों के साथ दुर्व्यवहार, देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को धोखा। बीजेपी क्या ये विरासत दे रही है देश को? स्वाभिमान और सम्मान, भारत के पहलवानों की बस इतनी सी मांग है। वहीं राहुल गांधी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए जयराम रमेश ने लिखा है, राहुल गांधी ने हरियाणा के झज्जर जिले के एक अखाड़े में पहलवानों से मुलाकात की थी। उन्होंने वहां मौजूद पहलवानों से बातचीत की, उनकी दिनचर्या को जाना और मोदी सरकार के खिलाफ न्याय के लिए चल रहे उनके संघर्ष को लेकर चर्चा की। मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों का अपनी ही सरकार के सामने बेबस होना वाकई शर्मनाक है। सरकार को इनका मनोबल बढ़ाना चाहिए था, लेकिन वो इन्हें हतोत्साहित कर रही है। विशेष रूप से महिला खिलाड़ियों को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया वो तो अत्यंत ही शर्मनाक था। इन खिलाड़ियों से मुलाकात करके राहुल गांधी ने भरोसा दिलाया कि न्याय की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस पर महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित पार्टी की मेगा रैली है तैयार हम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरएसएस पर देश को पीछे ले जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आजादी से पहले हिंदुस्तान की जनता, महिलाओं के कोई अधिकार नहीं थे, छुआछूत थी। ये आरएसएस की विचारधारा है, ये हमने बदला है और ये फिर इसे वापस लाना चाहते हैं। हिंदुस्तान आजादी से पहले जहां था वो वहां से वापस लौटाना चाह रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि एक तरफ युवाओं पर आक्रमण किया जा रहा है और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों को देश का पूरा धन दिया जा रहा है। 1.5 लाख युवाओं को हिंदुस्तान की सेना और वायुसेना के लिए चुन लिया गया था। मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना लागू की और इन युवाओं को आर्मी और वायुसेना में नहीं आने दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। लोगों को लगता है कि ये राजनीतिक लड़ाई है, जो सही है, लेकिन इस लड़ाई की नींव विचारधारा है। बहुत सारी पार्टियां एनडीए और इंडिया गठबंधन में हैं, लेकिन लड़ाई 2 विचारधाराओं के बीच है। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर कहा कि बीजेपी में राजाओं की तरह ऊपर से आदेश आता है जिसका पालन करना होता है। इस दौरान राहुल गांधी ने घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, कुछ दिन पहले एक बीजेपी का सांसद मुझे लोकसभा में मिला। बहुत सारे बीजेपी के सांसद पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, ये भी कांग्रेस पार्टी में था। छुप के मिला मुझसे, मुझे दूर से देखा, छुप के डर से कहता है, राहुल जी आपसे बात करनी है। मैंने कहा, भाई क्या बात करनी है, तुम तो बीजेपी में हो। फिर उसे चेहरे पर टेंशन दिखाई दे रही थी। राहुल गांधी ने आगे कहा, मैंने पूछा सब कुछ ठीक है क्या, तो कहता है नहीं।
राहुल जी, बीजेपी में रहकर सहा नहीं जाता। मैं बीजेपी में हूँ मगर दिल से कांग्रेस में हूँ। मैंने कहा, भाई दिल तेरा कांग्रेस में है, शरीर बीजेपी में है, मतलब दिल शरीर को कांग्रेस में लाने से डरता है, यही हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने कहा, मन क्यों नहीं लगता वहाँ? आप सांसद हो, आप मुझे हिंट दे रहे हो, मन क्यों नहीं लगता? कहता है राहुल जी, बीजेपी में गुलामी चलती है, जो ऊपर कहा जाता है वो बिना सोचे समझे करना पड़ता है। हमारी कोई सुनता नहीं, ऊपर से ऑर्डर आता है, जैसे पहले राजा ऑर्डर करते थे। ऊपर से ऑर्डर आता है और उसका पालन करना पड़ता है, चाहे अच्छा लगे या ना लगे, चॉइस नहीं होती। उनकी विचारधारा राजाओं की विचारधारा है, किसी की सुननी नहीं है। ऑर्डर ऊपर से आएगा, आपको ऑर्डर का पालन करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी में आवाज नीचे से आती है। हमारा छोटे से छोटा कार्यकर्ता हमारे किसी भी नेता को टोक सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर हमने बीजेपी और आरएसएस को नहीं रोका तो देश बर्बादी की ओर चला जाएगा, देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। कांग्रेस ने लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया था, ऐसे काम कांग्रेस ही कर सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश में स्कूल, कॉलेज, रेलवे और मेडिकल जैसी सुविधाएं लेकर आई थी, उसके बाद मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और उन्हें देश से भगा दिया, तो क्या हम मोदी, बीजेपी, आरएसएस से डरेंगे? ये लोग डरपोक हैं। ये लोग डरकर अंग्रेजों के साथ काम करते थे, ये लोग डरकर माफीनामा लिखते थे। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा, आप लोग तो बब्बर शेर हैं, हम लड़ेंगे और किसी से नहीं डरेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने गुरुवार को ईवीएम को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अगर ईवीएम से जुड़े मुद्दे को नहीं सुलझाया गया तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 400 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। एक साक्षात्कार में सैम पित्रोदा ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव भारत की किस्मत का फैसला करने वाला होगा। बता दें, विपक्ष के कई नेता ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर आशंका जाहिर कर चुके हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम कई बार सवालों के घेरे में आ चुकी है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बीच एक बार फिर ईवीएम विवादों में आती हुई दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स वीवीपैट के साथ कैसे खेल किया जा सकता है वो दिखा रहा है। वो एक एक स्टेप से दिखाकर समझा रहा है कि कैसे आप वोट किसी को दें और किसी और को चला जाता है। इसी वीडियो को प्रशांत भूषण ने भी शेयर किया है। प्रशांत भूषण ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, खुद देख लीजिए किस तरह से ईवीएम और वीवीपैट मशीनों में छेड़छाड़ हो सकती है। सिंबल लोडिंग के समय जो प्रोग्राम डाला जाता है उस समय इस तरह से किया जा सकता है। इसीलिए ज्यादा देश और बांग्लादेश में वापस पेपर वॉलेट की तरफ चले गए। पहले भाजपा के लोग भी पेपर वॉलेट की मांग करते थे, अब सत्ता में आने के बाद क्यों बदल गए हैं और वीवीपैट मशीन का कांच काला क्यों कर दिया गया है? बता दें, वायरल वीडियो में शख्स बता रहा है कि काला कांच किस तरह से जब लाइट बंद हो जाती है तब कैसे खेल कर देता है। इसी वीडियो को रीट्वीट कर संजय राउत ने कहा है, बीजेपी की जय हो, ईवीएम है तो ही मोदी हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का नाम ईडी की पीएमएलए केस की चार्जशीट में शामिल किए जाने पर कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस की रैली के लिए नागपुर पहुंचे लोकसभा में विपक्ष के अधीर रंजन चौधरी ने कहा, सरकार बदले की राजनीति में अंधी हो गई है, ये राजनीतिक प्रतिशोध के कारण हो रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि अभी चुनाव से पहले देखिए ये क्या क्या करते हैं, अभी तो ये शुरुआत है, वो आज पहली बार थोड़े ही कर रहे हैं, जब भी चुनाव आता है तो वो इसी तरह के षड्यंत्र रचते हैं, रचने दीजिए। वहीं कर्नाटक के कांग्रेस प्रमुख और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा, उन्हें लगता है कि हम जेल जाने से डरते हैं, हम किसी को कोई डर नहीं है, हमें कानून पता है, वे संस्थाओं का इस्तेमाल हमें डराने के लिए कर रहे हैं, भारत और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। प्रियंका गांधी को लेकर कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा की घोषणा के बाद ही ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, चुनावों से पहले बीजेपी सरकार की धमकाने और बदले की राजनीति के नए निशाने पर प्रियंका गांधी हैं। भारत न्याय यात्रा की घोषणा के तुरंत बाद ही ईडी की कार्रवाई सिर्फ सहयोग नहीं है। खबर है कि कांग्रेस ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी को 23 सीटें देने से इनकार कर दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सहयोगियों शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बीच सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए नेताओं की मुलाकात के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। कांग्रेस की एक कमेटी तमाम राज्यों में वहां के क्षेत्रीय दलों से इस समय सीट बंटवारे पर बैठक कर रही है। 2 गुटों में बंटी शिवसेना यूबीटी ने 23 लोकसभा सीटें मांगी, बावजूद इसके कि उसके अधिकांश सांसद एकनाथ शिंदे के साथ चले गए।
बातचीत की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे के गुट को एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पार्टी के विभाजन के कारण उसके पास पर्याप्त उम्मीदवारों की कमी है। इसके बावजूद वो 23 सीटें मांग रही है। शिवसेना यूबीटी के द्वारा 23 सीटें मांगे जाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चौहान ने कहा कि पार्टियों के बीच एडजस्टमेंट की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हालांकि हर पार्टी सीटों की बड़ी हिस्सेदारी चाहती है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए शिवसेना की 23 सीटों की मांग अत्यधिक है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा कि नेताओं को जीतने वाली सीटों पर विवाद से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिवसेना 23 सीटों की मांग कर सकती है, लेकिन वो उनका क्या करेंगे। शिवसेना के नेता चले गए हैं, जिससे संकट पैदा हो गया है। उम्मीदवारों की कमी शिवसेना के लिए एक समस्या है। बता दें, सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, यूपी, पश्चिम बंगाल और बिहार में भी क्षेत्रीय दल कांग्रेस को ज्यादा सीटें नहीं देना चाहते हैं। इससे लगता है कि इंडिया गठबंधन का पटरी पर आना मुश्किल लग रहा है। इंडिया गठबंधन अगर यूपी और बिहार में एकजुट नहीं रह पाता है तो जाहिर है फिर विपक्षी एकजुटता के सपने हवा हो जाएंगे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को इंडिया को व्यापक संकेत दे दिए हैं। उन्होंने ऐसे संकेत दिए हैं जिससे लग रहा है कि टीएमसी बंगाल में इंडिया गठबंधन से बाहर रहना चाहेगी। एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए ममता ने कहा, बंगाल में तृणमूल लड़ेगी। केवल टीएमसी ही बंगाल में भाजपा को सबक सिखा सकती है और देश को रास्ता दिखा सकती है। ममता ने गठबंधन का जिक्र नहीं किया। बता दें, 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने 22 सीटें जीती थीं। बाद में इसने उपचुनाव में आसनसोल संसदीय सीट जीती, जबकि बैरकपुर के एक अन्य भाजपा सांसद ने तृणमूल का दामन थाम लिया था। हाल ही में पत्रकारों को पेगासस से स्पाईवेयर से निशाना बनाया गया था। अक्टूबर महीने में विपक्षी दलों के बड़े नेताओं और पत्रकारों के फोन इस तरह के हमले के निशाने पर होने की खबर आई थी। इसको लेकर अब 2 पत्रकारों के फोन पर पेगासस से हमले किए जाने का दावा किया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार द वायर के संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और एक अन्य पत्रकार को 1 साल पेगासस स्पाईवेयर से निशाना बनाया गया था। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार गैर लाभकारी संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल की सिक्योरिटी लैब ने उनके फोन की जांच करने के बाद पेगासस होने की पुष्टि की। एप्पल से फोन पर सरकार प्रायोजित हमले की चेतावनी मिलने के बाद पत्रकारों ने जांच के लिए अपने फोन को एमनेस्टी को दिया था। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ मंगलवार को अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षिक डिग्री को लेकर उनकी टिप्पणी को लेकर मानहानि के एक मामले में यह आदेश दिया गया है। संजय सिंह के वकील ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद रहने के कारण उनके मुवक्किल की ओर से उन्हें कोई निर्देश नहीं मिले हैं। कतर की जेल में बंद भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों की सजाए मौत को कतर की अदालत ने कम कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है, दोहरा ग्लोबल केस मामले में आज कतर की अदालत का आदेश आया है, जिसमें सजा को कम कर दिया गया है। हमें पूरे आदेश का इंतजार है। कतर में हमारे राजदूत और अन्य अधिकारी सजा पाए लोगों के परिजनों के साथ आज अदालत में मौजूद थे। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं है कि अदालत ने क्या कहा और सजा कितनी कम की गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अदालत के विस्तृत फैसले का इंतजार है। बता दें, सितंबर 2022 में कतर सरकार ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को गिरफ्तार कर लिया था। मार्च में इन पर जासूसी के आरोप तय किए गए थे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।